Welcome student in the lecture series of डायरेक्टिंग। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिंग के कॉन्सेप्ट्स, डायरेक्टिंग के इम्पॉर्टेंस एंड डायरेक्टिंग की फ़ीचर्स के बारे में। जैसे कि आपने डायरेक्टिंग के फर्स्ट सेशन में देखा जहाँ पे हमने केस स्टडी डिस्कस किया जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस एंड गॉर्डन के मैनेजरियल स्किल्स के बारे में देखा, तो लगभग आपको उससे एक छोटा सा अंदाज़ा तो ज़रूर ही हुआ होगा कि एक मैनेजर, याद रख लीजिएगा, बस एक मैनेजरियल रोल में नहीं होता, उसके मैनेजरियल रोल के मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। मैनेजर इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल स्टेप्स कि एक ऐसा इंसान जो कि दूसरे से काम करवाता है अच्छे तरीके से। उस काम को करवाने में बहुत सारे तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक मैनेजर को लीडर भी बनना पड़ता है, साथ ही साथ एक मैनेजर को अच्छा कम्युनिकेटर भी बनना पड़ता है, साथ ही साथ उसको एक अच्छा मोटिवेटर भी बनना पड़ेगा, एक अच्छा सुपरवाइज़र भी बनना पड़ेगा। तो ये मल्टीपल रोल्स बाय डिफ़ॉल्ट, याद रख लीजिएगा, किसके साथ आते हैं? तो ये मल्टीपल रोल्स बाय डिफ़ॉल्ट एक मैनेजर के साथ आते हैं। जब एक मैनेजर को काम करवाना पड़ेगा तो उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा लोगों को, और इन्फ्लुएंसिंग के लिए उसको लीडरशिप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब देखते हो जहाँ पे एक लीडर जाता है आगे, उसके साथ पीछे उसके साथ बहुत सारे लोग साथ में जुड़ते जाते हैं और उसके बातें कहने के अकॉर्डिंग सभी लोग काम भी करते हैं। सो समवेयर समहाउ एवरी मैनेजर हैज़ टू बी अ लीडर। अगर वो लीडर नहीं होगा तो शायद ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सक्सेस के पोजीशन को रीच नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ उसको बड़े अच्छे तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। कहते हैं ना कि बोल के आपको काम निकलवाना आना चाहिए। अगर आपके पास बोलने का हुनर नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी सो कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल, तो याद रख लीजिएगा मैनेजर के पोजीशन में शायद आप लंबा ना चलो। तो आपके अंदर एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जैसे कि आपने फर्स्ट सीरीज़ में देखा होगा, गॉर्डन ने अपने एम्प्लॉयज़ को परसुएड किया। गॉर्डन ने जब कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस ज्वाइन किया था तो उससे पहले एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में एक सीवियर कन्फ्लिक्ट चल रहा था। इट्स लाइक कि मैनेजमेंट पता चल रहा है कि एम्प्लॉय की नहीं सुन रहा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट की नहीं सुन रहा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे प्रेशर बनाने को पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। और उस टाइम पे गॉर्डन ने एम्प्लॉय से इस तरीके से डील किया, डिस्कस किया या परसुएट किया कि एम्प्लॉयज़ उस कैंपेन में जुड़ गए जिस कैंपेन को गॉर्डन ने स्टार्ट किया। और इन सब का बेस क्या था? कम्युनिकेशन। कि किस तरीके से आप लोगों को कन्विंस करते हो, किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करते हो। सो कम्युनिकेशन इज़ अ बिग थिंग। उसके बाद बात आती है मोटिवेशन। आपको याद होगा गॉर्डन ने कहा था, कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के जो केस स्टडी थे उसमें एक पॉइंट था कि कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस को ऑन टाइम परफॉर्मेंस ना होने के कारण $6 मिलियन का पर मंथ नुकसान हो रहा था। गॉर्डन ने क्या कहा, आप इस नुकसान को फ़ायदे में बदल दो। जो हमारा नुकसान हो रहा है $6 मिलियन अ मंथ, वो नुकसान हम आप सभी में $6 मिलियन अ मंथ क्या कर देंगे? बांट देंगे। जब सभी एम्प्लॉय में बटा तो $65 पर एम्प्लॉय के हिस्से वो पूरा का पूरा जो नुकसान का पैसा था फ़ायदे में बन के वापस आया, और वो भी कई महीने तक, एक महीने तक नहीं, ठीक है। तो ये था मोटिवेशन। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई परफॉर्मेंस अच्छा कर दो, जो चाहोगे वो मिलेगा, और सैलरी के एक्स्ट्रा वो चीज़ें उनको मिली। और पूरे काम को बड़े तरीके से, बड़ी बारीकी सुपरवाइज़ करना कि जहाँ पे कॉन्टिनेंटल एयरलाइन सबसे लास्ट आ रही थी, उसका जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस 61% था वो 80% पे पहुँच के कभी कॉन्टिनेंटल एयरलाइन अपने एयरलाइन इंडस्ट्री में सबसे टॉप परफॉर्मर रैंक 1 के पोजीशन को भी होल्ड करा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब एक मैनेजर परफॉर्म करता है, जब एक मैनेजर डायरेक्शन में आता है, तो उसको लीडर बनना होता है, उसको कम्युनिकेटर बनना होता है, उसको मोटिवेटर बनना होता है, उसको सुपरवाइज़र बनना होता है। सो यही चारों चीज़ों को मिला के डायरेक्टिंग का बनता है डेफिनेशन। That directing means instructing, guiding, supervising, motivating, and leading the subordinates to contribute to the best of their capabilities for the achievement of organizational goals. मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पाने के लिए लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, उनको सुपरवाइज़ करना, उनको मोटिवेट करना, उनको लीड करना, ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को जाने। आप ये कह सकते हो कि हनुमान को उनकी शक्तियों के याद दिलाने का जो तरीका है शायद
वो डायरेक्टिंग कहा जा सकता है। अर्नस्ट डेल ने कहा दैट डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डूइंग इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। मतलब डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि लोगों को बताना, लोगों को समझाना कि उन्हें क्या करना है और ये देखना कि क्या वो काम अपने बेहतरीन तरीके से, अपने बेस्ट ऑफ द कैपेसिटी से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड डायरेक्टिंग। इसलिए डायरेक्टिंग में कोई एक दो टॉपिक्स नहीं, आपके सामने हर एक एलिमेंट के याद रख लीजिएगा, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। आगे जाके आप देखोगे तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविज़न, और सब चीज़ आगे जाके टॉपिक बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फीचर्स के बारे में। देखो भाई, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे जब गॉर्डन ने कॉन्टिनेंटल एयरलाइन को स्टार्ट किया था तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्रॉब्लम्स को फिगर आउट किया। प्रॉब्लम्स क्या थे कि बहुत सारे ऐसे रूट्स होते थे जहाँ पे नुकसान होता था, फिर भी एयरलाइन को भेजा जाता था, या फिर ऑन टाइम परफॉर्मेंस नहीं होते थे, डिले डिपार्चर होता था, ऑन टाइम अराइवल नहीं होता था, जिसके कारण कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी डिग्रेड होते जा रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम्स को फिगर आउट किया और प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने के बाद ऑब्जेक्टिव सेट किया और यहाँ से काम शुरू किया। तो आप ये कह सकते हो कि डायरेक्टिंग ही वो स्टेप है मैनेजमेंट का जहाँ से काम शुरू होता है एक्चुअली गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि प्लानिंग में आपने क्या सेट किया, अपना ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग में आपने और रिसोर्सेज को एक जगह एक्यूमुलेट किया, स्टाफिंग में आपने लोगों को हायर किया काम करने के लिए। अब डायरेक्टिंग में बारी है काम की शुरुआत की, क्योंकि प्लानिंग दिमाग वाला काम, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज इकट्ठा करने वाला काम, और स्टाफिंग लोगों को बाहर से लाके काम करवाने की शुरुआत वाला काम। तो इन सब में अभी तक काम शुरू हुआ क्या? नहीं, इन सब में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो अब काम स्टार्ट कहाँ होगा? अल्टीमेटली गोल को, एम को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो स्टेप है उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो वो है डायरेक्टिंग की। इसलिए कहा जाता है द डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग एक्शन की क्या करता है? शुरुआत करता है। आप ये कह सकते हो कि डायरेक्टिंग एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखो भाई, ये जो डायरेक्टिंग है ना वो हर एक लेवल पे होता है, क्योंकि हर एक लेवल पे लीड करना है, हर एक लेवल पे कम्युनिकेट करना है, हर एक लेवल पे मोटिवेशन की ज़रूरत है, हर लेवल पे सुपरविज़न की ज़रूरत है। वेदर इट्स अ टॉप लेवल, वेदर इट्स अ मिडिल लेवल, और वेदर इट्स अ लोअर लेवल। क्योंकि जहाँ पे सीनियर, जहाँ पे सबऑर्डिनेट होंगे, जहाँ पे काम होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा, वहाँ पे डायरेक्टिंग तो फॉर श्योर होगा। तो इसीलिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम याद रख लीजिएगा, डायरेक्टिंग हर एक जगह होती है। जैसे प्लानिंग भी हर जगह होती है, उस तरीके से डायरेक्टिंग भी हर जगह होती है। और जहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिश्ता, वहाँ पे आपके सामने डायरेक्टिंग साफ साफ नज़र आएगा। नेक्स्ट, अब आपको पता है कि भाई मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपके लिए डायरेक्टिंग भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट नहीं रुकेगा तब तक डायरेक्टिंग भी नहीं रुकेगा। और डायरेक्टिंग याद रख लीजिएगा रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी है, कोई वंस अ वीक, वंस अ मंथ और वंस अ क्वार्टर और ईयर की बात नहीं होती। हर दिन डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टिंग का जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, ये इसको डायरेक्ट करेगा, ये इसको डायरेक्ट करेगा, और ये इसको डायरेक्ट करेगा। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में टॉप टू बॉटम फ्लो होता है डायरेक्टिंग का। तो ये थे डायरेक्टिंग के 4 फीचर्स, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट, अब सवाल है कि डायरेक्टिंग ज़रूरी ही क्यों है? तो आप इस सवाल का जवाब एकदम सिंपल सेंस में समझिएगा कि गॉर्डन का काम कॉन्टिनेंटल के लिए क्यों ज़रूरी था, गॉर्डन का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी था, गॉर्डन का एम्प्लॉय को परसुएड करना क्यों ज़रूरी था, गॉर्डन को एम्प्लॉयज़ के बीच में $6 मिलियन जो नुकसान था उसके फ़ायदे को बांटना क्या ज़रूरी था, गॉर्डन को कॉन्टिनेंटल हब्स में जाके एम्प्लॉयज़ को खुद से चेक देके प्रीच करना क्यों ज़रूरी था। सिंपल सी चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी था। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इसके रेफरेंस में मैंने ये कुछ सवाल रखा। तो डायरेक्टिंग
मैनेजमेंट का दिल है, यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं, क्योंकि यहीं पे अल्टीमेट मैनेजरियल स्किल आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे आप लोगों से काम के टाइम पे क्या करोगे, डील करने वाले हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये डायरेक्टिंग है जो कि काम की शुरुआत करता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग तक तो हम एक तरीके से प्रिपेयर ही होते रहते हैं, लेकिन डायरेक्टिंग यहाँ पे काम की क्या होती है, शुरुआत होती है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, ये एम्प्लॉय के एफ़र्ट को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो कोई कुछ भी काम करते रहेगा, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लीड नहीं करोगे सबको एक डायरेक्शन में, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। सो इफ़ यू एक्चुअली वांट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, then you need to follow the principle that's called unity of direction, and for it's like a execution of the principle or for the implementation of the principle you need to do directing। तो इसलिए डायरेक्टिंग एम्प्लॉय के एफर्ट्स को एक तरीके से इंटीग्रेट करके एक डायरेक्शन में मूव करवाता है, और इसी के थ्रू आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल है आप उसको भी अच्छे से फॉलो कर पाते हो। नेक्स्ट, ये डायरेक्टिंग ही है जहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। अगर किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट से पूछेगा, ठीक है, और मैनेजमेंट एम्प्लॉय को क्या करेगा, गाइड करेगा। हाँ जी, ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, ये तरीका सही है, ये तरीका सही नहीं है। तो इसीलिए डायरेक्टिंग आमतौर पर एम्प्लॉय को गाइड करता है, ये बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और अपना फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को गाइड करने के प्रोसेस में मोटिवेशन का भी एक स्टैंड आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये डायरेक्टिंग ही है जो कि नए बदलावों को लाने के लिए बड़ा ही कारगर होता है, बड़ा ही इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि आपको पता है एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। अब ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि जिस चीज़ में वो ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहा है उसी को कंफर्टेबल मानता है, वो चेंज करना नहीं चाहता है। जैसे सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कोई जूता पहन रहे हो और वो शूज़ बड़ा कंफर्टेबल है आपको, ठीक है, तो जब आप शॉप में जाते हो, ये बताइएगा आपके साथ होता होगा, अपने जहन में आप फील कीजिएगा कि जब आप शॉप में जाते हो तो आप उसी जूते को खोजते हो या फिर डिज़ाइन वही हो, थोड़ा सा इट्स लाइक कि जूता वही हो, मेनली उसका डिज़ाइन अलग हो सकता है, कलर वही हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उस शूज़ के साथ कंफर्टेबल हो गए हो। कपड़ों में भी यही होता है, घर में भी यही होता है कि जिस माहौल में आप ढल जाते हो उस माहौल को आप बदलने की कोशिश नहीं करते हो, और अगर कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव को आप क्या करते हो, रेजिस्ट करते हो। तो ये बड़ी गलत चीज़ है किसी भी ह्यूमन नेचर की। आने वाले बदलावों को आपको तरीके से देखना समझना चाहिए, क्योंकि हर बदलाव कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें तो ज़रूर लेके आता है। इनिशियली इंसान को ख़राब लगता है या बुरा लगता है, बट बदलावों की एक अपनी पहचान होती है, उनकी एक अपनी ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीज़ देखा जाता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के लोग कंफर्टेबल हो गए हैं अपने पोजीशन के साथ, अपनी सैलरीज़ के साथ, अपने वर्क के साथ, और अगर हम कुछ नया बदलाव लेके आए, मे बी ऑर्गेनाइजेशन के रूल में कुछ चेंज करें, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसी में चेंज करते हैं, तो इस केस में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं, नहीं मानने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ये डायरेक्शन ही है जहाँ पे आप मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ क्या करते हो, मीटिंग करते हो, चीज़ों को क्या करते हो, डिस्कस करते हो, और आगे आने वाले नई चीज़ों के बारे में बताते हो, ताकि ये जो रेजिस्टेंस है उसको क्या किया जा सके, कम या फिर क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। और ये कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है, ये लीडरशिप से ही पॉसिबल है। अगर आप कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्टाइल नहीं इस्तेमाल करते हो, मोटिवेशन का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो याद रख लीजिएगा चीज़ें उतनी तरीके से काम नहीं करेंगी। जैसे अगर आप किसी एक शहर में क्या हो चुके हो, कंफर्टेबल हो चुके हो, आपको शहर बदलना है तो आप नहीं बदलने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि हम एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे और अगर आप अर्निंग है तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो ये सारे एज अ मोटिवेशन का काम करते हैं और लोग शहर भी बदलने को तैयार हो जाते हैं। तो इसीलिए नए बदलावों को लाने के लिए डायरेक्टिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि रेजिस्टेंस को ख़त्म कम्युनिकेशन से किया जा सकता है और कम्युनिकेशन डायरेक्टिंग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस लाने के लिए आपको डायरेक्टिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी और बैलेंस कैसे आएगा, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से आएगा।
याद होगा कोऑपरेशन एक वॉलेंट्री एक्टिविटी है, कोऑर्डिनेशन एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। लेकिन कोऑपरेशन हो कोऑर्डिनेशन ना हो तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे जो भी एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएंगे। और अगर कोऑर्डिनेशन है कोऑपरेशन नहीं है तो यहाँ पे काम में मन नहीं लगेगा, इट्स लाइक कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इन दोनों के लिए याद रख लीजिएगा लीडरशिप और कम्युनिकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये लीडरशिप और कम्युनिकेशन कौन ला के देता है? तो डायरेक्टिंग ला के देता है। तो इसीलिए डायरेक्टिंग ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट्स कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देखो ये डायरेक्टिंग के यहाँ पे मेजर 4 एलिमेंट हैं। फर्स्ट इज़ सुपरविज़न, जो कि एक्चुअली लास्ट ईयर आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। देखते हैं इस साल सिलेबस में ऐड करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन, देन लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन। ठीक है, सीबीएसई ने भी हटा दिया है, पर स्टिल हम इसको अभी कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि हम इसको कवर अप नहीं करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स, तो आपका जवाब होगा 4। फर्स्ट इज़ सुपरविज़न, देन मोटिवेशन, देन लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन। चलिए ठीक है, फिर इस सेशन में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे हर एक एलिमेंट को, और नेक्स्ट सेशन में फर्स्ट सुपरविज़न, देन मोटिवेशन, देन लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन को डील करेंगे। और हर एक लेक्चर में अलग अलग एलिमेंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।